बच्चों लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेम्बर वी स्टार्टेड विथ यूनिट नंबर 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बच्चों विद द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट you can say we have completed the general principles of Indian Contract Act. अब इसके आगे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं that is not in the syllabus for CA students but that is of course a part of CA students. So special contracts relating to Indian Contract Act is the portion where we are supposed to discuss only for CA students, not for CA students. So unit number 6 is common to both. So let's complete. But your last lecture we started with quasi contracts. Contingent बाकी है बच्चों, but I am planning to complete first quasi contract, and I think quasi contract is a part of, you can say, कि जब हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था तो quasi contract हमें as good as implied contract लगता है. Am I right? Which is implied by law जिसको हम कहते हैं. तो बच्चों quasi contract का बेसिकली 5 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूं. quasi contracts in reality, actual में, in real sense, they are not contracts at all. क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, दोनों के बीच में कंसर्ट होता है, कंसिडरेशन होता है, बराबर है. ये सारी चीजें होती है एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है. यानी दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ any particular बच्चों एग्रीमेंट विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. ओके. बट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस. इसे दो लोग मिलकर आपस में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते. ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है. बरोबर है बच्चों. जंगल में ज्यादा देखो ना आप, जैसा जंगल में आप जाके कोई पेड़ लगाते हो तो पेड़ तो आप जो लगाते हो वो तो उगता ही है, लेकिन साथ में जो आपने नहीं लगाया आजू बाजू में कुछ और नहीं क्या पेड़ अपने आप, ट्रीज अपने आप उग जाते हैं जिसको आपने लगाया नहीं, लेकिन वो अपने आप उग जाएंगे. देखो वैसे ही कुछ बच्चों कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है. इसे दो लोग मिलकर बनाते नहीं है, ये अपने आप तैयार हो जाता है. एंड इसे तैयार कौन करता है? लॉ. लॉ अपने तरफ से एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है सामने वाले पार्टी पर. एंड जब कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज होता है थ्रू लॉ तो इनडायरेक्टली बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. गेटिंग दैट? तो बच्चों उसी को नाम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. तो बच्चों कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है बराबर, ये इसलिए बनाया गया है ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गैर फायदा ना उठा सके. किसी और के लॉस से आप अननेसेसरी रिच नहीं बन सकते, है कि नहीं. तो वो दूसरे का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए बच्चा हमारे लॉ ने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स नाम का ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है. लॉ बोलता है देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन हम बता रहे हैं ना कि आपके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है हमारी तरफ से, ये ऑब्लिगेशन हम आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं. ओके. एंड बच्चों गवर्नमेंट आपको पता है लॉ जब कुछ भी करता है तो वो इम्पार्शियल लेवल पर करता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है. वो चाहता है कि लोगों के बीच में आपस में बच्चे इक्वालिटी बनी रहे, सबको एक जैसा न्याय मिले, बराबर है. एंड जो भी हो एक अच्छे नियत के साथ होना चाहिए, है कि नहीं. किसी को फंसा कर आप अननेसेसरी रिच होंगे तो ये भी कोई मतलब नहीं है. ये सारी चीजें बच्चों कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने डिस्कस की. लास्ट लेक्चर वी हैव रेड दैट, वी हैव डिस्कस्ड इवन एग्जांपल्स आल्सो, बराबर है. आज हमको एक्चुअली डिस्कस करना है 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे, बराबर है. दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस बट दे आर द
ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। एंड मैंने उस दिन भी कहा था लास्ट लेक्चर कि बच्चे जब हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो 80% विल बी योर रिवीजन। इफ यू रिमेम्बर, आपको 80% रिवीजन लगेगा बच्चों। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, देखो। सो लेट अस डिस्कस 5 डिफरेंट केसेस जिसको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स बोला गया है या बोला जाएगा। बच्चों, आपको याद है, इफ आई सप्लाई एनी नेसेसरीज टू एनी माइनर, याद करो, किसी भी माइनर को अगर मैं कोई नेसेसरी सप्लाई करूं, उसको जिंदा रखने के लिए जो भी मैं सर सामान उसको दूं, है कि नहीं बच्चों? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, ये जो भी अगर मैं माइनर को नेसेसरी सप्लाई करता हूं, तो क्या मैं माइनर के ऊपर जो भी खर्च किया हूं, क्या मैं लीगली माइनर के ऊपर केस करके वसूल कर सकता हूं क्या? बच्चों, क्या मैं माइनर के ऊपर केस करके उस पर जितना भी खर्च किया है नेसेसरीज पर, उसे नेसेसरी प्रोवाइड करने के लिए, क्या मैं उसे वसूल कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो। मैं यहाँ पर नहीं वसूल कर सकता। लेकिन बच्चों, आपको लगता नहीं मेरे कॉस्ट पर माइनर को फायदा मिला है? यहाँ बच्चों, आई एम द पार्टी एट लॉस एंड हु इज द पार्टी एट बेनिफिट? माइनर एंड हिज फैमिली, है कि नहीं? तो बच्चों, ऐसे केस में बच्चों आपको लगता नहीं लॉ आएगा बीच में, हमारा कानून आएगा एंड कानून आकर माइनर के ऊपर ऑब्लिगेशन डालेगा कि देखो माइनर, अभी तुम माइनर हो, लेकिन जब मेजर बन जाओ, 18 साल या उसके ऊपर हो जाओ, एंड तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी अगर है, तुम्हारे नाम पे कोई स्टेट है, तो उसे सेल करके गिरीश ने तुम्हारे ऊपर जितना भी खर्च किया है फॉर नेसेसरीज, उसे तुम दोगे। अब बताओ, ये माइनर के ऊपर ऑब्लिगेशन गिरीश ने डाला कि लॉ ने डाला? इसका मतलब बच्चों, मेरे एंड माइनर के बीच में एक प्रकार का कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया कि नहीं? हम दोनों ने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, लेकिन लॉ ने ये ऑब्लिगेशन माइनर के ऊपर डाल दिया कि देखो, गिरीश ने तुमको माइनर होते हुए संभाला है, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम प्रॉपर्टी बेचकर गिरीश ने जितना खर्च किया है वो लेने का हक गिरीश को है, एंड तुम दे दो गिरीश को पैसा। बच्चे याद करो, मैंने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरुआत में पढ़ा रहा था, तो बताओ, गिरीश क्या माइनर के खिलाफ केस कर सकता है कि उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट? केस किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट माइनर और अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। प्रॉपर्टी बच्चों, आप, आई थिंक आपको हिंट आ गया समझ में। अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो, मान लो बच्चों किसी माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है एंड मैंने उसे नेसेसरी सप्लाई किया, तो कैन आई रिकवर एनीथिंग? देन ऐसे केस में बच्चों भूल जाने का। लेकिन मान लो माइनर के पास प्रॉपर्टी है, तो बच्चों मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं माइनर से कि तुम बड़े हो जाओ, बेचो, एंड मैंने जितना खर्च किया उतना तो दे दो मुझे, मैं तुमसे फायदा थोड़ी मांग रहा हूँ। तो लॉ मेरे साथ हो जाएगा, लॉ बोलेगा गिरीश सही कहता है, माइनर तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो बच्चों, ये जो माइनर के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि नहीं मुझे पे करने का, या मेरा जो राइट मिल गया कि नहीं मुझे नेसेसरीज क्लेम करने का जो भी मैंने सप्लाई किया है। बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का। इज दैट ओके? पढ़ाया था कि नहीं? ये रिवीजन हुआ कि नहीं एक प्रकार से आपको? मैंने कहा ना कि 80% रिवीजन ही मिलेगा आपको यहाँ पर, बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बच्चे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कशन में हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स का भी रेफरेंस लिया था। ओके, एग्जैक्टली आपको रिमेम्बरिंग होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन डिस्कस करते हैं। देखो चलो बच्चों, लेट अस रीड नाउ। नोट्स देखो क्या लिखा है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the relationship of quasi contract is deemed to have
डीम्ड मतलब assumed. Very good. Deemed to have come to exist in underline five different circumstances. आपके इंस्टीट्यूट के बुक के हिसाब से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 5 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में अजम्पशन किया जाएगा। ये 5 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में ये अजम्पशन किया जाएगा कि देयर एग्जिस्ट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 5 different circumstances which we shall presently dilate upon. Dilate matlab concentrate on. But it may be noted that in none of these cases there comes into existence any contract between the parties in real sense. Exactly बच्चे, यही तो मैं कह रहा था कि quasi contract is not contract in real sense. सच तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दो लोग आपस में एग्री करते हैं बैठकर। एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये लाइन लिखा है कि इन रियलिटी अगर हम देखें तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस, क्योंकि इसमें कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता बच्चों। जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो बच्चों आप एग्रीमेंट कहां से बना लोगे, वो एनफोर्सेबल कहां से हो जाएगा। ओके, सो ड्यू टू पेक्यूलर सर्कमस्टेंसेस, इसलिए बच्चों उन्होंने 5 ऐसे सर्कमस्टेंसेस को चुना है जहां पर लॉ ने इम्पोज किया है सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉ ने एक अपनी तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी माइनर को दी है, या बाकी हम जो 4 सर्कमस्टेंसेस पढ़ेंगे उनको दी है। यहाँ लॉ चाहता है कि एक व्यक्ति के कॉस्ट पर दूसरा रिच, अननेसेसरी रिच ना बने। एक का एक्सप्लॉयटेशन हो गया और उसके बेसिस पर एक को बहुत जबरदस्त फायदा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबको एक समान देख रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी बताओ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डालेगा कि लॉ डालेगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी लॉ के तरफ से इंपोज होगा। दैट इज व्हाई यूज द वर्ड इंपोज। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द पर्सन बट इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। लॉ ये इंपोज करेगी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन। जैसे कि लॉ ने माइनर के ऊपर इंपोज किया कि माइनर जब मेजर बन जाओगे तो प्रॉपर्टी बेचकर जितना सामने वाले ने तुमको नेसेसरी सप्लाई किया, ओनली नेसेसरी नॉट लग्जरी, उतना पैसा उसको आप दे दो। दैट पर्सन हैज राइट टू क्लेम दैट मनी। ओके, तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। आगे लिखा है देखो, फर्स्ट केस बच्चों, जो मैंने माइनर का एग्जांपल लिया कि नहीं बच्चों, माइनर का एग्जांपल लिया वही है आपका ए वाला केस। बच्चों मैं आपसे यहाँ बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिवीजन भी समझ लो। हु आर द पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कौन से लोगों को हम इनकेपेबल समझते हैं? हु आर द पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? याद आया क्वेश्चन? माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड पीपल। वेरी गुड। ओके, माइनर, डिस्क्वालिफाइड एंड अनसाउंड पर्सन। यस बच्चों, बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने एकदम इमीडिएट आंसर दिया है, इतना जल्दी जल्दी टाइपिंग करके। वेरी गुड। तो बच्चों इसमें से सिर्फ माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों? डिस्क्वालिफाइड पर्सन के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में केवल माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात करेंगे। बच्चों सेम डिस्कशन, अगर मैंने किसी माइनर को या किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को अगर कोई गुड सप्लाई किया, नेसेसरी सप्लाई किए जो उसके लाइफ को आगे बढ़ाए, उसको जिंदा रखने में मदद हो, मेडिसिन सप्लाई किया जब बीमार था, कपड़े दिए,
खाना दिया 2 वक्त का, रहने के लिए शेल्टर दिया, उसका एजुकेशन करवाया, बराबर है, उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया। ये सब करने में बच्चों मेरा खर्चा तो हुआ होगा ना बच्चों। तो अगर ये सब मैंने किसी माइनर पे या किसी लुनाटिक पर, लुनाटिक यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्हें अगर बच्चों मैंने इनके ऊपर खर्च किया है, तो जितना भी खर्च किया है वो लेने का मेरा हक बनता है कि नहीं? उनसे नहीं, उनके प्रॉपर्टी से। सही बोल रहा हूँ बच्चों? हिंदी में जो भी बोल रहा हूँ, मुझे उनसे वो सारा पैसा लेने का हक है जो मैंने उनके ऊपर खर्च किया है, लेकिन उनसे नहीं, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उससे। अगर मुझे ये हक मिला है, तो ये हक इसलिए मिला है क्योंकि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई चीज हमारे लॉ में है। अगर ये मेरा राइट है, तो माइनर का ऑब्लिगेशन है उसे पे करना, अनसाउंड माइंड पर्सन का ऑब्लिगेशन है उसे पे करना। तो बच्चों, कैन आई रीड पॉइंट नंबर ए नाउ? कॉन्सेप्ट ए क्लियर है सबको? पढ़ो अभी मैं आपके बुक ने क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। For a claim for necessary supply to a person incapable of contracting। बच्चों यहाँ persons incapable of contracting में we are covering only two people, हाँ, minor and person of unsound mind, okay? डिसक्वालिफाइड पर्सन की बात यहाँ नहीं हो रही है बच्चों, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिए जगह नहीं है। तो बच्चों देखो, लॉ पढ़ता हूँ एंड इफ आई रीड एग्जाम्पल यू विल इमीडिएटली गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। If a person incapable of entering into contract, or anyone whom he is legally bound to support, or anyone whom he is legally bound to support, is supplied by another person with necessaries suited to his condition of life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed। reimbursed मतलब जितना खर्च किया उतना लेने का उसको हक है। entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। लास्ट लाइन पे ध्यान दिया जाए, कहां से ये पैसा लेने का मुझे हक है? फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो बच्चों। ए सप्लाईज बी। बी कौन है बच्चों? ए ने जो बी को सप्लाई किया है वो सब, बी कौन है? लुनैटिक और अ माइनर। मान लो दोनों में से कोई एक। लुनैटिक मतलब टाइप करो बच्चों, लुनैटिक मतलब ए ने बी को जो सप्लाई किया है, मान लो वो बी या तो लुनैटिक है या तो माइनर है। तो बच्चों माइनर का तो मीनिंग मालूम है, लुनैटिक मतलब अनसाउंड माइंड। वेरी गुड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो बच्चों ए मान लो माइनर या अनसाउंड माइंड को सप्लाई कर रहा है विथ नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। तो बच्चों आपको लगता नहीं एक को यहाँ राइट मिलेगा उससे पैसा रिकवर करने का? पर उससे नहीं, उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो बच्चों नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, देखो। ए इज एंटाइटल्ड, ए को ये हक है, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम बीस प्रॉपर्टी, टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम बीस प्रॉपर्टी। बच्चों आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू आस्क एनी डाउट हियर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, आगे क्या लिखा है देखो। टू एस्टेब्लिश हिज क्लेम। बच्चों सप्लायर को अगर अपना क्लेम एस्टेब्लिश करना है कि मुझे माइनर या लुनेटिक से कितना लेना है, क्या लिखा है देखो। द सप्लायर मस्ट प्रूव नॉट ओनली दैट द गुड्स वेर सप्लाइड टू द पर्सन हु वाज माइनर और लुनेटिक, but also they were suitable to his actual requirement at the time of sale and delivery। पढ़ाई के मान लिए लो वो मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। मान लो वो बीमार है, तो बीमारी के वक्त मैंने उसको मेडिसिन दे दिया, तो उस मेडिसिन का मुझे रिकवर करने का चांस है। एम आई राइट? बीमार नहीं है तो भी मैं उसको पाव किलो मेडिसिन बेचता हूँ, खा ले खा ले, चलेगा क्या बच्चों? जिस वक्त उसको जो जरूरत थी, जिस वक्त उसको जो जरूरत थी, मैंने उसे वो सप्लाई किया, एंड जो सप्लाई किया वो पैसा लेने का मुझे हक है। जब मैंने देखा उसके पास ऑलरेडी कपड़े मैं दे चुका हूं, तो भी हर महीने दो दो कपड़े दे रहा हूँ, तीन और कपड़े दे रहा हूँ, चलेगा क्या? जस्ट बिकॉज आई विल बी रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। बच्चों ये ऐसा नहीं होगा ना बच्चों। लास्ट लाइन समझे कि नहीं सब लोग? मैंने क्या पढ़ा? तो बच्चों सप्लायर को भी ध्यान देनी है कि जिस जिस वक्त उसको जो जो जरूरत पड़ी, उसकी जो भी उसकी गरज थी लाइफ की, उस वक्त मैंने उसे जो भी सप्लाई किया वो नेसेसरी बन गया। फिर चाहे उसकी स्कूल की फी हो, चाहे बच्चों दो वक्त का खाना हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे बच्चों कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हो। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? बच्चों रिस्पांस दो, अल्फाबेट ए क्लियर हुआ सबको? यस? तो आगे मैं बढ़ता हूँ फिर। कोई डाउट टाइप नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ता हूँ। चलो बच्चों, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का एक फेमस एग्जांपल पढ़ने के बाद लेट अस कम टू द सेकंड एग्जांपल। बच्चों सेकंड एग्जांपल की हेडिंग क्या पढ़ रहे हो आप बी में? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। आर यू गेटिंग दिस? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। बच्चों पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, बिफोर आई रीड what is given in your notes, I would like to give one example. Okay, बच्चों please concentrate and listen to this example very sharply. I said concentration के साथ सुनो। बच्चों मान लो अपना A1 क्लास की जो बिल्डिंग है, बराबर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। बच्चों मान लो 2 मिनट के लिए कि वो पूरी बिल्डिंग हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल हैं दोषी सर, मान लो वो उसे रेंट पर देना चाहते हैं, पूरी बिल्डिंग को रेंट पर। बच्चों आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? वो रेंट पर देना चाहते हैं, भाड़े पर देना चाहते हैं। बच्चों अभी एग्जाम्पल है, ओके, इसलिए एग्जाम्पल में मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। एंड बच्चों मान लो पूरी बिल्डिंग गिरीश ने रेंट पर ले ली 2 साल के लिए। कितना बोलो? 2 years। यानी बच्चों दोषी सर एंड गिरीश में एग्रीमेंट हो गया 2 साल का। एंड मैं 2 साल का उनको बच्चों एग्जाम्पल मान के चलो कि आई विल बी पेइंग हिम रेंट ऑफ 10 lakhs रुपीज। मैं उनको 10 लाख रुपया रेंट दूंगा 2 साल का। हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि नहीं बच्चों? अब बच्चों मैं उस बिल्डिंग को यूज कर रहा हूँ क्लासेस चलाने के लिए, बराबर है? मतलब उस बिल्डिंग में मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं? बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर माई बिजनेस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके, नाउ बच्चों हुआ क्या कि आई हैव टेकन दिस बिल्डिंग ऑन अ रेंट फॉर 2 years। ओके, लेकिन बच्चों मेरे रेंट पर लेते ही 3 महीने के बाद क्या हुआ मालूम है? 3 महीने के बाद नगर पालिका से नोटिस आया। नगर पालिका
दोषी सर को नोटिस आया कि आपने आपकी बिल्डिंग का घर पट्टी समझते हो क्या, म्युनिसिपल टैक्स? हाँ, तो नगर पालिका का नोटिस आया दोषी सर को कि आपने जब से ये बिल्डिंग बनाई है, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, तब से आपने घर पट्टी भरा नहीं। इसलिए हम आपके अभी बिल्डिंग को बेचने जा रहे हैं। इसको सेल करके हमारा पैसा रिकवर करेंगे। अब बच्चों, जब नगर पालिका ने ऐसा नोटिस दे दिया तो घर पट्टी किसको भरनी चाहिए जल्द से जल्द? अब इस बिल्डिंग की घर पट्टी भरने की लाइबिलिटी किसकी है? गिरीश की या दोषी सर की? दोषी सर की है कि नहीं? ओके बच्चों, लेकिन वो भर ही नहीं रहे हैं। अब इससे क्या होगा, अगर वो भरेंगे नहीं तो नगर पालिका बिल्डिंग बेच देगा। अब बिल्डिंग बेच देगा तो मेरा जो एग्रीमेंट हुआ है दोषी सर के साथ, वो भी इनडायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो बच्चों, मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे 2 साल बिजनेस करना है ना, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड ना इन दिस प्रॉपर्टी। मैंने 2 साल का एग्रीमेंट किया है दोषी सर के साथ। तो मैंने क्या किया, ये टेंशन मेरे बिजनेस पे नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, वो घर पट्टी का पेमेंट मैंने कर दिया, जो कि किसको करना चाहिए था, दोषी सर को। बट वो पेमेंट मैंने कर दिया। अब बच्चों बताओ, क्या मेरे पास ज्यादा था क्या पैसा जो मैंने कर दिया? क्यों किया मैंने? क्योंकि वो A1 का प्रीमाइसेस में, बच्चों मुझे भी तो 2 साल बिजनेस करना है, मैं भी तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ। तो मैंने देखा जब दोषी सर नहीं पे कर रहे हैं तो उनका पेमेंट जो उनको करना चाहिए, मैंने पे कर दिया। तो बच्चों, आपको लगता नहीं आगे चलकर मैंने जो भी घर पट्टी पे किया नगर पालिका को एंड प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या वो पैसा लेने का हक गिरीश को, दोषी सर से है? जो पेमेंट दोषी सर को करनी चाहिए थी वो दोषी सर की जगह पे गिरीश ने पे की, क्योंकि गिरीश इज इंटरेस्टेड पार्टी। गिरीश ने नहीं पे किया होता तो गिरीश का एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाता। तो जो दोषी सर को पेमेंट करना चाहिए वो गिरीश ने पे किया, एंड गिरीश आगे चल के वो पैसा दोषी सर से ले सकता है। क्या राइट है दो गिरीश का? तो बच्चों राइट है, क्योंकि ये अचानक दोषी सर एंड गिरीश के बीच में, टाइप करो क्या, दोषी सर के ऊपर लॉ ने इम्पोज कर दिया लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कि देखो आपका पेमेंट गिरीश ने किया है तो आपको आगे चल के गिरीश को वो पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे बीच में एक प्रकार से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। बच्चों जरा मुझे रिस्पांस दो, क्या मेरा ये एग्जाम्पल सबको समझा? तो बच्चों अभी मैं पूरा रीड करूंगा ना, तो आई एम वेरी श्योर सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज 100%। अब मैं 70-80 नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा अभी 100% आपको समझेगा। देखो, लेट अस रीड, नोट्स में देखो। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। A person who is interested in the payment of money which another is bound to pay by law, which another is bound by law to pay। बच्चों, who was bound by law to pay? दोषी सर। बट उसकी जगह पे who was interested in making the payment? गिरीश। तो एक बार फिर पढ़ रहा हूं, पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by other। ओके, गिरीश ने जो पे किया, गिरीश को पूरा राइट है, गिरीश वो पैसा दोषी सर से वसूल कर सकता है अंडर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। एंड बच्चों, मैंने दोषी सर और मेरा जो एग्जाम्पल दिया था ना,
क्लास मैंने भाड़े पे लिया, बिल्डिंग भाड़े पर ली, वैसे ही मिलता जुलता एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो देखो देखो, बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल। बी एक जमींदार है, बरोबर है, एंड उसके पास बहुत बड़ी जमीन है बंगाल में। बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज। नहीं, मैं कुछ गलत रीड कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज granted by A, the जमींदार। सॉरी, आई थॉट बी इज अ जमींदार, ए इज अ जमींदार। यानी ए ने बी को क्या किया है बच्चों, जल्दी टाइप करो। ए नाम के जमींदार ने क्या किया है, लीज। लीज मतलब क्या, रेंट पर देना। ए नाम के जमींदार ने अपनी जमीन बी को रेंट पर दी है इन बंगाल, एंड बी अभी उस लैंड को अपने होल्ड में रखा है, अपने लिए यूज कर रहा है। इज दैट ओके? फर्स्ट लाइन क्लियर बच्चों? आगे क्या हुआ देखो, द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर। व्हाट इज बीइंग इन एरियर? बच्चों, जमीन को लेकर जो भी लैंड रेवेन्यू है कि नहीं, यानी गवर्नमेंट का टैक्स, उस जमीन को लेकर जो भी लैंड रेवेन्यू है, यानी कि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना चाहिए, वो ए ने, जमींदार ने अभी तक गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, वो एरियर्स में है, बाकी है। इसलिए बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया समझा बच्चों, उसकी जमीन बेचने का एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि हम इसकी जमीन बेचकर अपना लैंड रेवेन्यू वसूल करेंगे। ये दे नहीं रहे तो करे क्या अभी हम? अब बच्चों मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट ने अगर एडवर्टाइजमेंट कर दिया है वो जमीन बेचने का, तो इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होगा? हु इज द पार्टी हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड नाउ? बी। क्योंकि बी ने वो लीज पे लिया हुआ है अपने काम के लिए। तो बी बोलेगा अरे यार, ये गवर्नमेंट बेच कर मैटर खत्म कर देगा तो मेरा भी मैटर खत्म है। तो फिर बी ने क्या किया बच्चों, ये जमीन नहीं बेचनी चाहिए गवर्नमेंट ने, इसलिए बी ने क्या किया होगा, उसने ये लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पे कर दिया कि नहीं, एंड अपना लीज बचा लिया। क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट था इसके अंदर, उसका भी स्वार्थ था। बी का ये पेमेंट, ए का बी का ये पेमेंट करने के पीछे बी का भी तो स्वार्थ था कि नहीं, सेल्फिशनेस था कि नहीं। ही वांटेड टू सेव हिज लीज विथ ए। अगर बी नहीं पे किया लैंड रेवेन्यू तो गवर्नमेंट बेचेगा लैंड को एंड अपना पैसा रिकवर करेगा। जमीन भी गई एंड बी बोलेगा मेरा जो लीज था वो भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चे एग्जैक्टली क्या हुआ देखो, अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेल विल बी द एन्यूलमेंट ऑफ बीज लीज। सीधी बात है बच्चों, गवर्नमेंट जब सामने वाले की जमीन बेचेगा जमींदार की, तो बी के साथ किया गया लीज एग्रीमेंट भी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एन्यूलमेंट मतलब कैंसलेशन, लिख के रखो। बी का लीज अपने आप खत्म हो जाएगा। टू बी ने फिर क्या किया बच्चों देखो, बी टू प्रिवेंट द सेल एंड कॉन्सिक्वेंट एन्यूलमेंट ऑफ हिज ओन लीज pays to the government the sum due from A. And last line पढ़ो, A is bound to make good to be the amount so paid. What do you mean by that last line? A is bound to make good to be the amount so paid. यानी B ने A के बिहाफ पर जो भी पेमेंट किया है, वो पेमेंट जमींदार A को B को आगे चल के देना ही पड़ेगा। सुना सब लोगों ने? बच्चों मेरे दोषी सर एंड मेरे का बीच का जो एग्जाम्पल था इससे मिलता जुलता है कि नहीं एकदम? मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिया, यहाँ आपकी बुक वाला एग्जाम्पल है वो। तो बच्चों वी हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। एक जो माइनर चाइल्ड एंड अनसाउंड माइंड का, जिसका आइडिया आपको पहले से ही था। एंड व्हाट अबाउट सेकंड वन? हैव यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट? यस? और इज देयर एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस एंगल? आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड. Okay student, so
Let us yes. If you have doubt, please type. Someone is typing, so I'm waiting for it. Okay, doesn't matter. बच्चों, let us concentrate on the third example. And बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ. थर्ड केस में आपको एक एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ. एंड आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. बच्चों, व्हाट अबाउट पिज्जा एग्जाम्पल? डू यू रिमेम्बर पिज्जा एग्जाम्पल? पिज्जा मैन ने पिज्जा गलती से आपको डिलीवर किया, नेबर को देना था, आपको डिलीवर किया, एंड आप उसे खा गए ना? तो खा गए तो नाउ यू पे फॉर इट. अगर खा गए तो आप पे करो, क्योंकि सामने वाले ने फुकट नहीं बांट रहा था वो पिज्जा. वो पिज्जा लेके आया था ये इंटेंशन से कि उसे उस पिज्जा के पैसे मिले. जब उसने आपके पास डिलीवर किया तो आपको बोलना चाहिए ना बाजू वाले का है. नहीं, लेकिन आपने उसे ले लिया, खा गए तो सामने वाले को पैसा देना ही पड़ेगा. भले आपने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन आपका और उसका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया. बच्चों, मुझे ये बताओ, पिज्जा वाले ने जो पिज्जा आपको दिया वो ग्रेटिट्यूअस एक्ट था कि नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट था? याद आया वर्ड? इट इज ग्रेटिट्यूअस एक्ट और नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट? सी द प्रोनाउंसिएशन. पिज्जा किसी ने सप्लाई किया आपको, तो बच्चों वो फ्री में तो सप्लाई नहीं कर रहा है. His intention is to get the money. That means बच्चों ये नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है. क्या बोलो? नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट. शॉर्टकट में लिखो चलेगा, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. तो बच्चों, अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करता है और उस एक्ट को आप एंजॉय करते हो, तो बच्चों उस एक्ट को रिलेटेड जो भी आपको पेमेंट करने का है वो पेमेंट करने के आपकी ऑब्लिगेशन आ जाएगी. quasi contract. I think pizza example is the best example to remember here. So let us read. Okay, बच्चों. Obligation of person enjoying the benefits of which act? Non gratuitous. बच्चों, non gratuitous मतलब which is not free. मेरा पढ़ाना फ्री है कि नॉट फ्री? नॉट फ्री. दिस इज नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट. आपको पढ़ाने का आई विल बी गेटिंग मनी फ्रॉम A1 क्लासेस. ओके, एंड यू आर एंजॉइंग इट. When you are enjoying, that means you have to pay for it.